हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.3 यानी एक्सरसाइज 1.3 की शुरुआत कराने जा रहा हूं। और इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने प्रश्नावली 1.2 कराई थी और उसके सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए थे। ठीक है, तो उसमें मैंने 1.2 में जो कराए थे उसमें एक चीज़ मैंने समझाने में एक उदाहरण दिया था और उसमें ये हमने इसके फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड निकाल के बताए थे, अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें देखिए यहाँ पे हमने बताया था 2 3 बार है तो 2 की घात 3, फिर 3 की घात 2 यहाँ बताया था और गुणा में 5 और गुणा में ये 7 हमारा छूट गया था। तो इसको हम यहाँ पे गुणा में 7 यहाँ पे और लिख देते हैं। तो ये गुणा में 7 भी है और उसके बाद गुणा में 13 है। ठीक है, तो ये करेक्शन था, तो ये भी बता दिया मैंने, बाई मिस्टेक छूट गया था, यहाँ तो मैंने करेक्ट किया था, बट यहाँ पे गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13 यानी इस तरह से ये क्या था कि 2 की घात 3 और गुणा 3 की घात 2 और गुणा में 5 और गुणा में 7 और गुणा में 13। तो इस तरह से था। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि इस एक्सरसाइज 1.3 में क्या है कि रिविजिटिंग इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, यानी 9th में हम इरेशनल नंबर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और P और Q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। ये क्या है? P और Q पूर्णांक हैं। तो P और Q पूर्णांक हैं और इनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां पे कंडीशन क्या है कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये आप पढ़ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, 9th में ही पढ़ा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं आएगा। इसमें क्या करना होगा? हमें सिद्ध करना होगा कि वो कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या यूँ भी कह सकता है √7। ठीक है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, या यूँ भी कह सकता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से सिद्ध करना है। तो इसमें सिद्ध करना है, तो इसको सिद्ध करने में जो हम थ्योरी जो लगाएंगे वो विरोधोक्ति यानी कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम का यूज करेंगे। इसमें क्या करेंगे? हम कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम यानी विरोधोक्ति वाली विधि को लगाएंगे। मतलब हम उल्टा सोच के चलेंगे। उल्टा क्या सोच के चलेंगे? देखिए मैं बड़े आसान तरीके से बताता हूँ। पहले क्वेश्चन करने से पहले मैं इस तरह से आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में काफ़ी विद्यार्थियों को, काफ़ी बच्चों को परेशानी होती है, समझ में नहीं आता है क्या लिखें, भाषा कैसे लिखें। तो इसको हम समझाने के लिए इस तरह से समझा देते हैं कि मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, अब 2 व्यक्ति हैं इस तरह से, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 व्यक्ति हैं और ये देख रहे हैं कि सूरज यहाँ से निकल रहा है, सनलाइट यहाँ पे आ रही है, सूरज निकला हुआ है, दिन का टाइम है, मतलब सूरज निकला है, रोशनी है। अब ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि ये जो है, इसने बोला कि साहब ये दिन है। मान लीजिए इसने बोला, सपोज करो इसने बोला कि ये दिन है। ठीक है, तो ये क्या कहता है? इसके विरोध में यानी इसके कॉन्ट्राडिक्शन में क्या बोल रहा कि नहीं दिन नहीं है, रात है। अब ये जब कहता है कि दिन नहीं है रात है, तो क्या होगा? ये कहेगा इससे कि भैया तुम प्रूव करके बताओ कि ये रात है। अब जब ये प्रूव करने जाएगा और जब ये कारण सारे बताएगा तो उसमें एक चीज़ इसको समझ में आ जाएगी कि सूरज निकला हुआ है, रोशनी है, और भी अन्य कारण हो सकते हैं। तो बाद में ये कहेगा कि हमारा जो एजम्पशन था, हमारी जो अवधारणा थी वो गलत थी और ये एक्चुअली दिन ही है। बस इसी तरह का एक क्वेश्चन है। मैंने छोटी सी कहानी से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करी, लेकिन अब हम रियल क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वही विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति इसकी करेंगे, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन कैसे करेंगे कि हम इसका उलट मान लेंगे। इसका उलट क्या मान लेंगे कि माना कि √5 यानी करणी 5 एक परिमेय संख्या है। हमने इस तरह से मान लिया। क्या मान लिया? कि माना कि, इसका हल कैसे करेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने अपरिमेय की जगह क्या मान लिया? परिमेय मान लिया। ठीक है, अब देखिए इसको आगे कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिखा जाना चाहिए, जहां पे P और Q पूर्णांक होंगे और Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। तो हम इस तरह से लिख देंगे, यानी √5 को हम कैसे लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और इसमें हम ऐसे मान लेंगे कि P और Q पूर्णांक हैं, लेकिन कैसे पूर्णांक हैं? अभाज्य पूर्णांक हैं, सह अभाज्य। सह अभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं? पहले तो हम ये बात समझ लें
तो देखिए यहां पे P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है। तो पहले सह अभाज्य पूर्णांक हम समझ लें। सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है 15 और बटे में 35। अब देखिए 15 और बटे में 35 का मतलब क्या है, इसमें एक कॉमन फैक्टर है 5। अगर हम इसको 5 से काट दें तो यहाँ 5 दिया 15 और 5 सत्ते 35 यानी 3/7 आ जाएगा। अब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचा, एक के अलावा, एक के अतिरिक्त इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचा। मतलब क्या हो गया कि P और Q अब सह अभाज्य पूर्णांक हो गए। ये अभी तक नहीं थे, यहाँ पे नहीं थे ये, लेकिन अब यहाँ पे सह अभाज्य पूर्णांक हो गए। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। इस तरह से जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, 10/15। अब इसमें 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, मतलब 2/3 क्या हो गया, ये सह अभाज्य, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो ये मैंने समझाने के लिए बताया आपको कि सह अभाज्य क्या होते हैं, ये जानना आपको जरूरी था कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है। कई बच्चों को इसमें डाउट रहता है, ठीक है। तो अब इसके बाद में हमने क्या लिखा कि P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं जहां पे Q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे कि इनको दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, क्योंकि हमें इसका रूट हटाना है। हमें क्या करना है, इसका रूट हटाना है। तो इसका रूट हटाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर, इस तरह से हम लिख देंगे। और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका क्या होगा, दैट इंप्लाइज 2 और √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, √5 गुणा में √5 बराबर 5 होता है। ये आपको पता होगा। √2 गुणा में √2 बराबर 2 होता है। यानी कोई भी संख्या रूट में जब 2 बार गुणा की जाती है तो उसका रूट हट जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इसको लिख देंगे। क्या लिख देंगे इसमें कि √5 इंटू √5 बराबर कितना हो गया, रूट का 5 हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने कर लिया। अब और बराबर में क्या हुआ, P का स्क्वायर P स्क्वायर और बटे में Q का स्क्वायर Q स्क्वायर। और आगे बढ़ते हैं तो इसका मतलब और आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैंची गुणा करेंगे तो इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण क्रमांक 1 मान लेते हैं। 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अगर हम इसके नीचे बटे में ले जाएं ये, तो P स्क्वायर बटे 5 बराबर Q स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यानी Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 5। हमने क्या किया, इस 5 को इधर उठा के नीचे रख दिया, इसके गुणा में था, भागित में चला गया। तो Q स्क्वायर बराबर क्या हो गया, P स्क्वायर बटे में 5 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम कह सकते हैं कि ये जो P स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है, क्योंकि यहाँ पे Q स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब 5 इसका एक गुणनखंड है। ऐसे भी कह सकते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि P स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो अब इसमें एक चीज हम और रखेंगे कि इसमें थ्योरम यानी प्रमेय 1.3 जो है वो क्या कहती है कि अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से अमुक संख्या से विभाजित है तो उसका वर्गमूल, उसका जो वर्गमूल होगा, वर्गमूल से जो रिजल्ट आएगा वो भी उस संख्या से भाजित होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे समझ लूं कि जैसे 4 का स्क्वायर, देखिए 4 का स्क्वायर अगर मान लीजिए 2 से भाजित होता है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, वर्गमूल क्या हो जाएगा 4। तो इसका वर्गमूल करने पे 4 आएगा, तो 4 भी 2 से भाजित होगा, 2 दूनी 4। ये इसका नियम है। कोई भी संख्या ले लें, हम किसी भी संख्या का वर्ग ले लें, उस संख्या का जो वर्ग है तो इस तरह से हम कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए हमने ले लिया 3 का स्क्वायर यानी 9, तो 3 का स्क्वायर 9 है, और 3 का स्क्वायर अगर 3 से भाजित होता है तो इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, तो 3/3 यानी 3 भी 3 से भाजित होगा। तो ये एक थ्योरम है 1.3, प्रमेय 1.3, इसको आपको समझना है अच्छे से। तो 1.3 थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी संख्या का वर्ग किसी अमुक संख्या से, जैसे P स्क्वायर मतलब P का स्क्वायर यानी P का वर्ग 5 से भाजित हो रहा है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, P स्क्वायर का वर्गमूल P हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि P भी 5 से विभाजित होगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। मतलब थ्योरम 1.3 क्या कहती है, थ्योरम 1.3 कहती है कि अगर
थ्योरम 1.3 क्या कहती है कि अगर कोई संख्या का स्क्वायर यानी वर्ग 5 से भाजित हो रहा है तो प्रमेय 1.3 द्वारा p भी 5 से भाजित होगा। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको हमने मान लिया केस 1, इसको क्या कर लिया हमने, केस 1 मान लिया। अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थात 5p का एक गुणनखंड है, क्योंकि जब ये 5 से विभाजित हो रहा है इसका मतलब ये क्या है, 5 जो है p का एक गुणनखंड है, क्योंकि 5 से भाजित हो रहा है। मान लो कोई भी संख्या है वो 5 से भाजित हो रही है तो वो उसके गुणनखंड में 5 तो जरूर ही आएगा, क्योंकि 5 से भाजित हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि p जो है का गुणनखंड क्या है, 5p का एक गुणनखंड होगा। अब अगर 5p का एक गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर हम और आगे सॉल्व करें तो p बराबर क्या होना चाहिए, 5m। p बराबर क्या होना चाहिए, 5m, जहां पे m एक पूर्णांक है, m कोई भी पूर्णांक है। मान लीजिए कोई भी संख्या है वो 5 से भाजित अगर हो रही है, ठीक है, जैसे मान लीजिए संख्या है 45 और 45 जो है 5 से अगर भाजित हो रहा है तो 5 नम 45। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 5 गुणनखंड में है, मतलब इसका गुणनखंड क्या है, 5 गुणा 9, तभी तो ये 45 बना। तो इसी तरह से हम समझ लें इसको कि अर्थात 5 जो है p का एक गुणनखंड होगा, और अगर ये गुणनखंड है इसका मतलब उसका एक फैक्टर, ठीक है, एक फैक्टर 5 होना चाहिए। तो एक फैक्टर 5 है, दूसरा जो बचा है संख्या जो बची है उसको हमने m मान लिया। m का मतलब कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो यहाँ जहां पे m एक पूर्णांक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस p का मान समीकरण 1 में रख देंगे। इसमें समीकरण 1 जो हमने ये माना था इसमें हम p का मान रख देंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात, इसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या है, p का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो अब देखिए क्या होगा, p का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो जी तो ज्यों का त्यों रहेगा 5q² और यहाँ पे p की जगह पे क्या आ जाएगा, 5m का होल स्क्वायर आ जाएगा, मतलब इस तरह से आ जाएगा। तो 5q² बराबर 5m का होल स्क्वायर, इस तरह से आ गया। ठीक है, अब इसको क्लियर कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये 5q² बराबर, और ये क्या हो जाएगा, 5m 25m²। तो 5m 25m² हो गया। तो इसको और आगे सॉल्व किया तो इससे क्या हुआ, ये 5 एकम 5 और 5m 25, इस तरह से कट गए। अब जब ये कट गए तो इसका आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिख देंगे, इसमें q² बराबर 5m²। ये 5 से हमने 25 को काट दिया, 5 बार ही कट गया। ठीक है, तो q² बराबर क्या हो गया, 5m²। अब इसमें और आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा, देखिए यहां पे q² के नीचे बटे में 5 ला सकते हैं, क्योंकि ये गुणा में है तो यहाँ पे क्या होगा, ये बटे में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बटे में पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा q² बटे में 5 बराबर m²। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अब देखिए इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे q² 5 से विभाजित है। तो प्रमेय 1.3 जो मैंने यहाँ पे समझाई थी, तो इसका मतलब जब अगर q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, क्योंकि q² का वर्गमूल q हो गया। तो यहाँ पे ये बात हमें लिखनी है, बस इसमें लिखना बिल्कुल सिस्टमेटिक ऐसा ही है जैसा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे q² 5 से विभाजित है, अतः प्रमेय 1.3 द्वारा q भी 5 से विभाजित होगा। अब एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप प्रमेय 1.3 लिखें, ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन हम लिख दें कि जब q² 5 से विभाजित हो रहा है तो q भी 5 से विभाजित होगा। ये केस 2 हो गया। अब देखिए 2 केस हो गए, एक केस दूसरा केस। एक केस क्या कह रहा है, एक केस कह रहा है कि p 5 से विभाजित होगा, ठीक है, ये कह रहा है। और दूसरा केस क्या कह रहा कि q 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि p और q दोनों ही 5 से विभाजित होंगे। इसका मतलब क्या है, P और Q दोनों ही 5 से विभाजित होंगे। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो सबसे पहले तो हम ये लाइन लिख लेते हैं कि केस 1 और केस 2 की स्टडी करने पर हम ये कह सकते हैं कि P और Q दोनों ही 5 से विभाजित होंगे। अब दोनों ही 5 से विभाजित होंगे तो क्या होगा, परंतु इसमें क्या है कि इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, जो कि हमने यहां माना था। सह अभाज्य संख्याएं हमने पहले ही बताया था कि सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। और यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहा है, क्योंकि P भी 5 से भाजित हो रहा है और Q भी 5 से भाजित हो रहा है। इसका मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त आ गया, तो इसको विरोधाभास हो रहा है, इससे विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि हमने माना तो यहाँ पे क्या था, P और Q को सह अभाज्य पूर्णांक माना था। लेकिन यहां निकल के क्या आ रहा है, यहां विरोधाभास निकल के आ रहा है कि वो इस हिसाब से तो वो कह रहा है कि P और Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती हैं। सहअभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन को ये तो रॉन्ग कर रहा है। तो इस मतलब ये लाइन जरूर लिखनी है कि परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है।
ठीक है, कि P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य हैं। अब देखिए, अब जब ये सह अभाज्य हैं तो ये क्यों हुई, हमें ये क्या कारण रहा, ये कॉन्ट्रडिक्शन, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। ये जो विरोधाभास हुआ है, ये जो हमारा विरोधाभास हुआ है, ये गलत अवधारणा के कारण हुआ है। ये जो विरोधाभास हुआ है ये हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। जैसे कि मैंने बताया था कि एक बच्चा कह रहा दिन को कह रहा रात, तो गलत ही मान रहे हैं ना हम। तो यहाँ पे यही कारण ऐसे ही रहा यहाँ पे कि हमने गलत अवधारणा, हमें अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने को कहा था और हमने अपरिमेय संख्या को परिमेय मान लिया। तो ये हमारा जो विरोधाभास है अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है या गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक है, इनमें से कोई भी लाइन लिख सकते हैं कि क्या गलत अवधारणा थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने गलत अवधारणा कर ली थी, अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या मान लिया था। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा भैया, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका परिणाम क्या होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से ये सवाल को आपको करना है और ये जो है एक ना एक कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में आता ही है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से करना है, बहुत ही ध्यान से करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने इसीलिए इस क्वेश्चन को ही कराया, एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि मान लिया हमने सबसे पहले क्या मानेंगे, अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है और हम क्या मानेंगे, मान लेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय की जगह क्या मान लिया, परिमेय मान लिया, मतलब उल्टा मान लिया हमने, उसके उलट उसके विपरीत मान लिया। अब अगर ये परिमेय है तो इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और P और Q को हम सह अभाज्य पूर्णांक मान सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि P/Q की जगह अगले स्टेप में A/B भी लिख सकते हैं, और अननेसेसरली लाइनें बढ़ेंगी, इसलिए हमने यहां पर डायरेक्ट ही कर दिया कि जहां P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है और Q शून्य के बराबर नहीं है। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे P²/Q², इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5Q² बराबर P² आ जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो Q² बराबर क्या होगा, इसमें ये गुणा में है तो ये बटे में पहुंच जाएगा, P²/5 हो जाएगा। यानी क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे P² जब 5 से भाजित हो रहा है तो थ्योरम 1.3 क्या कहती है कि किसी संख्या का वर्ग अगर किसी अमुक संख्या से भाजित होता है तो उसका वर्गमूल भी, उसका जो वर्गमूल का रिजल्ट आएगा वो भी उसी संख्या से, अमुक संख्या से भाजित होगी। तो इस थ्योरम के अनुसार हम कहेंगे कि जब P² 5 से विभाजित हो रहा है तो P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जो है P का एक गुणनखंड है। जब 5 P से जब भाजित हो रहा है, P भी 5 से जब भाजित हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जो है P का एक गुणनखंड है। और अगर ये गुणनखंड है तो P बराबर क्या होगा 5 और गुणा में कोई तो संख्या आएगी भाई, 5 एक तो हो गई और दूसरी कोई संख्या होगी, वो दूसरी संख्या हमने m मान ली और इस m को हम m को जो है हम क्या करेंगे कि इसको इंटीजर मान लेंगे हम। ठीक है, इसको इंटीजर मान लेंगे कि माना कि आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि माना कि m एक पूर्णांक है। तो ये आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं क्योंकि इसमें नहीं लिखा है हमने। तो माना कि m एक पूर्णांक है, तो m जब पूर्णांक है, m अगर पूर्णांक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P बराबर 5m। P बराबर 5m हो गया। अब P का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या कह रहा है, 5Q² बराबर P², यानी 5Q², 5Q का वर्ग बराबर P का वर्ग। तो इसमें हम जब मान रखेंगे तो यहाँ पे 5Q² तो जो का त्यों रख देंगे और बराबर में P की जगह हम क्या वैल्यू रखेंगे, P की जगह हम रख देंगे 5m, जो कि हमने यहाँ रख दिया। तो 5m और इस पूरे का कर देंगे होल स्क्वायर, पूरे का पूर्ण वर्ग। तो इस तरह से जब करेंगे तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5Q² का 5Q² होगा और 5 का स्क्वायर 25 और m का स्क्वायर m²। अब इसको काट देंगे, 5 एकम 5 और 5m 25, तो ये हो जाएगा Q² बराबर 5m²। तो इसका मतलब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये Q² यहाँ पे ये 5 गुणित में है, ये बटे में पहुंच जाएगा। तो Q²/5 बराबर m²। इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला, इससे हमने निकाला कि Q² 5 से विभाजित होता है। अगर Q² 5 से विभाजित हो रहा है तो थ्योरम 1.3 क्या कहती है कि इसका वर्गमूल यानी Q भी 5 से विभाजित होगा। तो ये लाइन हम लिख देंगे कि यहाँ पे Q² 5 से विभाजित होगा, अतः प्रमेय 1.3 द्वारा Q भी 5 से विभाजित होगा। अब ये दो केस हमारे पास बन गए। इसको हमने केस 1 माना जिसमें हमने लिखा कि P 5 से विभाजित होगा, दूसरे केस में हमने लिखा Q 5 से विभाजित होगा। जब इन दोनों केसों का अध्ययन करेंगे, हम इन दोनों केसों का अध्ययन करेंगे तो हम ये पाएंगे, हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब, इसका तात्पर्य क्या निकला कि P और Q दोनों ही 5 से विभाजित होंगे।
लेकिन P और Q अगर 5 से विभाजित होते हैं तो ये इससे इस तथ्य का जो हमने फैक्ट माना था, क्या माना था, फैक्ट क्या माना था कि P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं, तो इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। और ये विरोधाभास प्राप्त होता है, क्या विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q सह अभाज्य हैं, जो कि हमने यहां माना था। P और Q सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है, एक मतलब जैसे 2/3, तो अब इनको ना तो इससे इसमें भाग जा रहा ना इससे इसमें भाग जा रहा, ठीक है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, पूरा कट नहीं रहे हैं, तो इस तरह से जैसे मान लीजिए 7/3, तो ये सह अभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है। तो सह अभाज्य पूर्णांक हैं, हमने पहले माना था P अपॉन Q, लेकिन इन दोनों केसों की तुलना करने से, इन दोनों केसों का अध्ययन करने से हम तो ये इसका विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। इसका विरोधाभास प्राप्त हो रहा है मतलब वो क्या विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि P और Q सह अभाज्य हैं। अब ये विरोधाभास क्यों हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों उत्पन्न हुआ, ये हमारे रॉन्ग एजम्पशन यानी गलत अवधारणा या त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण ऐसा हुआ है। हमने गलत अवधारणा की थी। हमने क्या किया था, अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या मान लिया था, इसलिए ये गड़बड़ हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है। जो अपरिमेय थी हमने उसको क्या मान लिया था, परिमेय मान लिया था। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन देंगे, सो बी कंक्लूड, यानी अतः हम निष्कर्ष ये निकालते हैं कि √5 यानी करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब मेरे ख्याल से दोबारा समझाने में अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और इस तरह से आप √5, √3, √7, √11 ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको भाषा यही लिखनी है, बस अंक थोड़े से बदल जाएंगे। तो इसका आप अच्छे से अभ्यास कीजिए, ठीक है। और अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा आपसे, लेकिन फिलहाल एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि प्रमेय 1.3 जो मैंने मेंशन की है वहाँ पे, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। आपकी बुक में भी दी है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। और इसमें क्या लिखा है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। यदि P A² को भाजित करती है, यानी A² को अगर P भाजित करती है तो इसका मतलब क्या होगा, दैट मीन्स ये A को भी P भाजित करेगी, पूरा पूरा भाजित करेगी। और यही है जहां पे A एक धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है। तो ये प्रमेय 1.3 थी। और दूसरा हमने प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन यानी विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति यानी कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम के द्वारा हमने इसको किया है, क्योंकि इसमें कहा था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, बट हमने √5 को परिमेय संख्या माना था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी इसका पूरा पूरा लाभ उठा सकें। और फिर मैं अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।